इंटरनेशनल महात्मा गांधी, वहाँ एमए के सिलेबस में बाल साहित्य लगा है। बहुत एमए के सिलेबस लगातार प्रयास करते रहे आप लोग। राष्ट्रबंधु जी की बात करें, चक्रधर नलिन जी की बात करें, कितने साहित्यकार हैं, इधर गर्ग साहब हैं हमारे बाल वाटिका वाले, लगातार आयोजन करते हैं, उनमें लगातार मांग होती है, तो बाल साहित्य अकादमी स्थापित होने लगी हैं। अच्छे पुरस्कार, अब सम्मानित पुरस्कार उसमें मिलने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रयास और आंदोलन की तरह से ये कहा, तो बाल साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है, बाल साहित्य पे शास्त्र के रूप में भी उसकी बात हो रही है। ये बड़ा अच्छा प्रयास आप लोगों का रहा है। तो बाल विमर्श भी चलाया जा रहा है सर, बाल विमर्श की बहुत आवश्यकता है। पत्रिका जो है बाल वाटिका, बाल विमर्श की ही पत्रिका हो गई है, बाल विमर्श की पत्रिका हो गई है। और इससे पहले बहुत सारी पत्रिकाओं के जो नवंबर विशेषांक होते थे, रवि जी का आलेख भी आता था उसमें, चाहे हिंदी अकादमी की पत्रिका हो या साहित्य अमृत में हो, मैंने देखे हैं आलेख जो है जी। तो एक वर्ष में एक बार भी अगर आ जाए वो भी बहुत है, लेकिन अब धीरे वो भी प्रवृत्ति कम होती जा रही है। कुछ आ रही है, कथा पत्रिका इतनी बढ़िया है, इतनी प्रतिष्ठित पत्रिका है, बाल साहित्य की आलोचना उपेक्षित हो रही थी, तो उन्होंने बाल साहित्य आलोचना पे विशेष अंक निकाला और बड़े प्रतिष्ठित आलोचक और साहित्यकार उससे जुड़े। तो ऐसा नहीं है, अब पहचान मिल रही है, बाल विमर्श को भी मिल रही है, बाल साहित्य लेखन को भी मिल रही है, आलोचना को भी मिल रही है, सबको मिल रही है। लेकिन आना किसे है? रवि जी को, अपने साथ और लोगों को लाना है। अगर हम ये सोचें कि नहीं, हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और हम बड़ों की ही आलोचना, बड़ों की ही लिखेंगे और अपने को छोटा समझेंगे, तो नहीं होगा। बड़ी शान से हमें कहना होगा कि हम बाल साहित्यकार हैं। क्यों रवि जी, की कह रही हूँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। और ये भाव हमें अपने रचनाओं के माध्यम से, क्योंकि असली अगर देखा जाए ना, जड़ें सींचने का जो काम है वो बाल साहित्य ही करता है। और वैसे भी आप देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चे 14-15 साल के 10वीं के आसपास आ जाते हैं, उनके ऊपर बाकी विषयों का बोझ भी बढ़ जाता है और साहित्य से थोड़ा थोड़ा किन्हीं कारणों से दूर होते चले जाते हैं। तो 10वीं तक तो बच्चे फिर भी पढ़ना पसंद करते हैं, पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं, अन्य रचनाएं भी पढ़ते हैं। तो वही समय है और बाल साहित्य का यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, जो संस्कारित करने का, जिसकी हम बात हमेशा करते हैं साहित्य के माध्यम से, वही काल है और वही एक ऐसी अवस्था भी होती है कि बातें असर करती हैं। जो बातें बचपन में पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, वो सारी जिंदगी हमारे साथ चलती हैं। तो इस अर्थ में बाल साहित्य की बड़ी भूमिका है। लिखने की जो कला विकसित होती है वो भी बच्चे को बाल पत्रिका पढ़ करके होगी, बिल्कुल सिलेबस की किताब से नहीं होगी। तो जो पढ़ा जाएगा रचनात्मकता। बीच में आपको टोकना चाह रहा, तो बीच में टोकना माफी चाहता हूँ। सुधा जी ने एक बड़ा अच्छा प्रयोग किया अपने शिक्षण के दौरान कि उन्होंने अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग बाल पत्रिकाओं को पाठ्यक्रम में तो नहीं लगा पाई, लेकिन एक तरह संस्तुत किया कि चौथी में ये वाली पत्रिका, पांचवी में ये वाली पत्रिका, छठी में ये वाली पत्रिका बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाएगी। विद्यालय की ओर से उन्हें कहा गया कि वे मंगवाएं, और विद्यालय में पूरे नाम मंगवा करके बच्चों के सबके, फिर वहां पत्रिका वाले उनको कहा कि आप 50 प्रतियां, जितनी प्रतियां भेजिए। तो बड़ा अच्छा सफल प्रयोग रहा था, क्योंकि उसमें जो सारा व्याकरण शिक्षण हो, चाहे लेखन, रचनात्मक लेखन हो, चाहे अन्य कलात्मक गतिविधियां हो, बाल पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत आसानी से सिखाई जा सकती है। और बच्चों को बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेके पुरस्कार लेने का हिस्सा भी अवसर मिलता है। तो खैर, ये चर्चा तो चलती रहेगी। 5:04 हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि अब हम कार्य को प्रारंभ कर लें। हाँ, मैं उस कमरे में जा रही हूँ, ठीक है? हम 2 मिनट में शुरू करेंगे, आप आइए, जुड़िए। जी। गुरुजी आ गए। हाँ जी, कई मित्र हमारे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी, नमस्कार मैम।
नमस्कार सर जी। सभी बड़ों को प्रणाम, शुभ सायंकाल। स्वागत है आपका। जी जी। नव उन्नयन साहित्यिक सोसाइटी की ओर से हमारा जो ये पहल की गई है कि हम आजादी का एक अमृत महोत्सव विशेष के तहत जो हमारी व्याख्यान माला चल रही है, उसी सिलसिले में जनवरी माह से यह आरंभ हुई जो व्याख्यान माला की जो अनवरत श्रृंखला है, उसी के कड़ी में आज हमारा ये जो कार्यक्रम है इसका हम आयोजन विशेष किया गया है। थोड़े से अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। लगभग जनवरी से आरंभ हुई ये व्याख्यान माला मासिक पहले तो साप्ताहिक रूप में चलती रही थी, लेकिन क्योंकि सबके कॉलेज वगैरह खुल गए हैं और व्यस्तताओं के कारण अब इस कार्यक्रम को हमने मासिक कर दिया है कि हर मास के अंतिम शनिवार को इसका आयोजन किया जाएगा। और इसी श्रृंखला में हमारे इस कार्यक्रम के तहत हम बहुत सारे विद्वानों से मिले हैं जिन्होंने साहित्य और स्वाधीनता संग्राम संबंधी विविध विषयों पर लंबी बातचीत की है और हमें बहुत सारे शोध के लिए नई दृष्टि प्रदान की है। तो आज भी उसी कार्यक्रम को मनाने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं आदरणीय गुरुवर से अनुरोध करूंगी कि वे अपने शब्द कमलों द्वारा, शब्द पुष्पों द्वारा डॉक्टर शकुंतला कालरा जी का स्वागत करें और उसके पश्चात, इनके परिचय के पश्चात हम इनके कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। सर, मैं अनुरोध करती हूँ कि आप स्वागत कर दें मैम का। मैडम शकुंतला जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। शुक्रिया। और एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपकी उपस्थिति है तो हम सब आपका स्वागत करते हैं। नए विषय पर हमारे सभी साथियों को आपसे बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि बाल साहित्य में भी स्वाधीनता संग्राम की चेतना है, इसको लेकर मुझे लगता है कि हम सबके लिए ज्ञानवर्धक होगा। और आप तो सतत इस क्षेत्र में लंबा कार्य कर रही हैं, वर्षों से आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, कई पुरस्कार सम्मान आपको मिले हैं, हम सबके लिए गौरव की बात है। और अभी जैसा आपने पृष्ठभूमि में बताया भी, बाल साहित्य के प्रति जो एक दृष्टि थी वो बदली है, चाहे वो व्यवस्था की हो या समाज की हो, तो सबको देखते हुए हम सब की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका अभिनंदन। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम। सर ने थोड़ा सा परिचय दे दिया है, थोड़ा सा इस दौरान मैं भी आपके परिचय को बढ़ाना चाहती हूँ लोगों के साथ कि आपने मैत्री कॉलेज से सेवानिवृत्त आप हुई हैं और अनुभव इतना विशद व्यापक है आपका कि उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत परिचय कि आपका संस्कृत, हिंदी, पंजाबी भाषाओं पर अधिकार रहा है। आप शोध निर्देशिका, शोध परीक्षक के रूप में आपने कार्य किया है। आपकी अहम भूमिका संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जुड़ी रही हैं। आपने 48 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। निरंतर शोध की तरफ बाल साहित्य में और सभी साहित्य की विधाओं में समीक्षा, आलोचना, कथा साहित्य, बाल कविता, तमाम विषयों पर आपने लेखनी चलाई है। और आपका जो साहित्य है वो विशद है, उस पर एमफिल पीएचडी भी करवाई जा चुकी है और बहुत सारे पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। तो हम बहुत ही अभिभूत हैं अपने बीच ऐसी शख्सियत को पाकर कि जो हमारे बीच आज हमारे वर्चुअल मंच पर हमें अपने विचारों से साझा कर रही है। आज का विषय है स्वाधीनता संग्राम और बाल साहित्य। तो अपने बाल साहित्य पर नई दृष्टि को मैम प्रस्तुत करेंगी और हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। ऐसे शुभ आग्रह के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने विचार हम सबसे साझा करें। आमंत्रित है मैम, बहुत बहुत सादर प्रणाम। नमस्कार। नव उन्नयन साहित्यिक सोसाइटी के अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर पूर्णचंद जी, संयोजन मंडल एवं प्रचार मंडल के सभी सदस्यों, मेरा नमस्कार और आभार कि आपने मुझे ये मंच दिया कि मैं बाल साहित्य पर अपने कुछ विचार रख सकूं। आज देश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहा है, पूरा देश मना रहा है और सभी अपने अपने ढंग से मना रहे हैं। इस दिन को स्मरण कर रहे हैं। ऐसे में नव उन्नयन साहित्यिक संस्था
द्वारा व्याख्यान माला का आयोजन मैं समझती हूँ एक साहित्यकार के रूप में अपना एक जो दायित्व समझा है, उस दायित्व का निर्वाह किया है, वो निश्चय ही अभिनंदनीय है। इस व्याख्यान माला का आरंभ जैसा कि हम सब जानते हैं 21 जनवरी 2021 को हुआ था प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित के बीच वक्तव्य से। हम सबने उसे सुना, उनका गहन गंभीर वक्तव्य कितना ज्ञानवर्धक था। इसी कड़ी में अनेक विषय के अधिकारी विद्वानों ने अपने अपने व्याख्यान रखे और हम सब लाभान्वित हुए। इसी की अगली कड़ी के रूप में आज स्वतंत्रता आंदोलन और बाल साहित्य विषय पर व्याख्यान रखा गया है। सुविधा के लिए मैं इस विषय इतना व्यापक है कि घंटा और 1 घंटा जो है वो उसके लिए न्याय नहीं होगा। इसको तो कई पृष्ठों में लिखा जा सकता है और कई घंटों में बोला, लेकिन लिखा चाहे मैंने विस्तार से है, समय सीमा को देखते हुए मैंने इसको काफी संक्षिप्त किया है और मैं चाहूंगी कि इस पर महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो ना छूटे। मैं सुविधा के लिए इस अपने व्याख्यान को 2 खंडों में बांटना चाहूंगी। पहला स्वतंत्रता आंदोलन है, जितने भी व्याख्यान हुए हैं आधा अंश जो था यही था स्वतंत्रता आंदोलन, और दूसरा अंश सबका अलग अलग था और जो दूसरा अंश है वो है बाल साहित्य। तो स्वतंत्रता आंदोलन और बाल साहित्य पर जब मैं विचार रखूं तो पहला क्या है स्वतंत्रता पूर्व जिन साहित्यकारों ने, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जिन साहित्यकारों ने स्वतंत्रता पूर्व लिखा है, जो साहित्यकार हैं लगभग वही बच्चों के भी साहित्यकार है, बाल साहित्यकार भी वही हैं। उस समय अलग कैटेगरी नहीं थी कि ये बाल साहित्यकार है या ये बड़ों का साहित्यकार है। भारतेंदु ने लिखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा, श्रीधर पाठक जी ने लिखा, बाल मुकुंद जी ने लिखा। जिन्होंने बड़ों के लिए लिखा था उन्होंने ही बच्चों के लिए लिखा है। ये जो कैटेगरी अलग हुई है, जो आज हुई है कि कुछ लोग जो है अपने को केवल बाल साहित्यकार कहने लगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो मैं कहना चाहूंगी कि सारे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार वही हैं जिन्होंने ब्रॉड साहित्य भी लिखा है और बच्चों के लिए भी लिखा है। स्वतंत्रता आंदोलन को अगर हम देखें तो राष्ट्रवाद से जुड़ा है। तो राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। साहित्य और राष्ट्रीयता भी परस्पर जुड़े हैं। कलम के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जगाया हमारे साहित्यकारों ने। कलम में बड़ी ताकत है। दिनकर का एक किशोरोपयोगी कविता संग्रह है जिसका शीर्षक है धूप छांव। उसमें वो कलम की ताकत के विषय में लिखते हैं, कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी भरेगा हमारे। नहीं कहना ये चाहते हैं दिनकर कि कलम में इतनी ताकत है, इसीलिए हमारे साहित्यकारों ने वक्त की जरूरत को समझते हुए उस समय बच्चों में राष्ट्रीय चेतना का भाव, उसका जज्बा देश प्रेम का भरने के लिए कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे। उस समय मतलब जिसे कहना चाहिए कि लगभग 100 से ऊपर बाल पत्रिकाएं थी। जो संपादक होते थे वो खुद राइटर और मांग कर रचनाएं लिया करते थे और उनका उद्देश्य वही था, प्रमुख उद्देश्य जो था वो यही था कि बच्चों में जज्बा भरा जाए राष्ट्रीय चेतना का। निश्चित है कि जब आप किसी को विशेष वो देना चाहेंगे, जैसे राष्ट्रीय चेतना का देना, तो वो जो उसमें जिसे कहना चाहिए कि
कलात्मकता थोड़ी कम होगी, है ना। उपदेश की प्रवृत्ति उसमें अधिक आ जाएगी, नीति की प्रवृत्ति अधिक आ जाएगी। लेकिन नीति को भी उन्होंने इस ढंग से रखा है, एक तरह से शिक्षा के रूप में रखा है, लेकिन नीति को इस ढंग से रखा है कि वो, जिसे कहना चाहिए कि आरोपित नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ उपदेश देने के लिए लिखा जा रहा है। बच्चे जब कहानी पढ़ते हैं और उसके बाद उनमें जो परिवर्तन होता है, जो क्रांति आती है, वो बच्चों को खुद भी पता नहीं चलता। तो उपदेश तो है उसमें, लेकिन संदेश के माध्यम से है। ऐसा नहीं है कि बच्चे, क्योंकि बच्चे उपदेश पसंद भी नहीं करते। अगर माता पिता उपदेश दें, शिक्षक उपदेश दें, पुस्तकों में उपदेश हो, पत्रिकाओं में उपदेश हो, तो बच्चे उसे नकार देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो राष्ट्रीयता की चेतना है, स्वतंत्रता पूर्व साहित्यकारों के द्वारा ये चेतना उभरी हो, ऐसा नहीं है। ये चेतना प्रारंभ से ही हमारे पास थी। वैदिक साहित्य आप देख लो, मंत्रों में ये राष्ट्रीय चेतना है। किस रूप में है? भौगोलिक अखंडता के रूप में, मातृभूमि की महिमा के रूप में, देश के गौरव का गान करने के रूप में वैदिक साहित्य में पहले से ही है। तो उस समय विदेशी शासन नहीं था, देशी शासनों की दमन भी नहीं था, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय चेतना थी। क्यों? क्योंकि बच्चों को संस्कारित करने के लिए। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जितना हमारे गीतों में, बाल साहित्य में, बाल गीतों में जितनी राष्ट्रीय चेतना मिलती है, उतनी पूरे विश्व में किसी भी देश के साहित्य में नहीं है। उसका कारण है, उसका कारण क्या है? एक तो बच्चों को प्रारंभ से ही संस्कारित करना, और दूसरा कारण ये कि हम विदेशी गुलामी में थे, इसलिए ये जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा मिलती है। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतवर्ष को, ये हमारा देश है। आप देखें, कहीं भी देश की कल्पना माता के रूप में नहीं की गई है। हम भारत माता कहते हैं। और जब ये हो कि भारत माता आप स्वतंत्रता की बेड़ियों में है, आपकी माँ गुलामी में है, आपकी माँ किसी की कैद में है, तो अपने आप ही वो जज्बा जागृत होगा, चाहे वो बच्चे हों, चाहे किशोर हों, चाहे युवा हों, कि अपनी मातृभूमि को, अपने देश को, अपनी भारत माता को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करना है। और ये कार्य कौन करता था? हमारे साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से। विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का जो जज्बा था, अनेक हमारे स्वतंत्रता आंदोलन उस समय चल रहे थे। आप देखो, पूरा इतिहास पलट करके देखो, पराधीनता के संक्रमण काल में, आजादी की इस लड़ाई में हम कई बार हारे और कई बार जीते। लड़ाई निरंतर चलती रही, आज भी चल रही है। पूरी आजादी हमें आज भी नहीं मिली है। और आप पिछला इतिहास देखो, सिकंदर आया, सिकंदर ने कितनी लूटपाट की। सिकंदर के महाराणा प्रताप को मुगलों के साथ युद्ध करना पड़ा, अकबर के साथ कितने युद्ध करने पड़े उन्हें। ये जो हल्दी घाटी का युद्ध था, ये पहला और अंतिम युद्ध नहीं था अकबर के साथ। 1576 से लेकर 1590 तक लगातार युद्ध होते रहे अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, और महाराणा प्रताप हारे नहीं। अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित करने के लिए, उन्होंने देख लिया था कि इस योद्धा को हराया नहीं जा सकता। उन्होंने कई कूटनीतिक अभियान भी चलाए, लेकिन उन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिली। ये था देश रक्षा का जज्बा, और वो लड़ते रहे। देशभक्ति और राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रतीक है हमारे महाराणा प्रताप। इसी तरह से आप देखो, सिख गुरु, सभी सिख गुरु निरंतर लड़ते रहे हैं। औरंगजेब की दमनकारी नीतियों का मुकाबला किया उन्होंने। राष्ट्र अभिमान, त्याग, देश के लिए बलिदान हो जाने की जो भावना थी, वो इन सिख गुरुओं में कूट कूट कर भरी थी। ये वीर पुरुष मातृभूमि की वेदी पर हंसते हंसते जो है, वो अपने प्राण उन्होंने न्यौछावर कर दिए। सारे देश में उनकी जो आज हम जो स्मरण कर रहे हैं, उनकी वीरता का, उनकी बलिदान का, हम नतमस्तक हैं। क्यों? क्योंकि जिसे कहना चाहिए, देश की आजादी के लिए, भले ही
उस समय हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने एक, जिसे कहना चाहिए, सफलता की एक सोपान की ओर आगे बढ़े। छत्रपति शिवाजी को देख लो, मुगल सम्राट औरंगजेब से उन्होंने कई युद्ध किए, और इसी तरह से उसके बाद का आप इतिहास देखो, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आए, पुर्तगाली आए, ब्रिटिश शासन हुआ, और सारे देश में पराधीनता उस समय भी नहीं थी, क्योंकि देशी रियासतें थी और देशी रियासतें स्वतंत्र थी। देशी रियासतें स्वतंत्र थी, लेकिन देशी नरेश या नवाबी शासन से जनता खुश नहीं थी, क्योंकि उनका शासन दमन का शासन था। जनता त्रस्त थी, उत्पीड़ित थी, शोषित थी। उस समय उन्हें विक्टोरिया का राज्य अच्छा लग रहा था, क्योंकि वहां सुख सुविधाएं थी, दमन नहीं था। विक्टोरिया की प्रशंसा में एक साहित्यकार हुए हैं, लेखक लज्जा मेहता। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी 1928 में, आप बीती। उन्होंने लिखा है, मेहता ने लिखा है, अमीय कटोरिया, देखिए विक्टोरिया की प्रशंसा में, अमीय कटोरिया चिर जीवो सदा विक्टोरिया। अमीय कटोरिया का है, अमृत की कटोरी का है। तो ये क्यों? क्योंकि देशी राजाओं से त्रस्त और दुखी थे वो इतने कि उन्हें विक्टोरिया का राज्य अच्छा लग रहा था। यहाँ तक कि भारतेंदु जी भी उस समय राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति के बीच में गोता खाते थे। राजभक्ति पर उन्होंने लिखा, और जो पंक्तियां लिखी जिसके लिए उन पर राजभक्ति का आरोप लगाया जाता है, अंग्रेज राज सुख साज सबे सुख भारी, है ना। तो लेकिन शीघ्र ही उन्हें लगा, तो वो राष्ट्रभक्ति की ओर उन्मुख हुए, और उन्होंने जो लिखा वो राष्ट्रभक्ति, उनमें जो स्वर राष्ट्रभक्ति का उभरने लगा, अंग्रेजों ने वो जो चिंगारी उठने लगी थी, अंग्रेजों ने उस पर पानी डाला, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं हुआ। और फिर हमारे भारतेंदु राष्ट्र चिंतक के रूप में, राष्ट्रभक्त के रूप में उभरे, और इसके लिए अंग्रेजी हुकूमत का उन्हें कोप भाजन भी बनना पड़ा है। उसके बाद हम देखते हैं कि पहला विश्व युद्ध हुआ। पहले विश्व युद्ध के दौरान ही 1918-20 में महामारी आई, अकाल हुआ, महामारी आई, और भूखमरी से लोग मर रहे थे। इसमें भी अंग्रेज टैक्स लगा रहे थे, और जनता में विरोध भाव मुखरित हुआ। इस समय राष्ट्रीयता असंतोष की पृष्ठभूमि पर पनपी, और लोग में एक चेतना जागृत हुई, विद्रोह की चेतना जागृत हुई, विद्रोह शुरू हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस राष्ट्रीयता के तेवर बिल्कुल अलग थे, उसमें जनशक्ति मिल गई थी, यानी जन आंदोलन भी साथ हो गया। तो राष्ट्रीय भावना का जो आधुनिक रूप है वो हमें भारतेंदु युग में प्रकट हुआ दिखाई देता है। इस युग को साहित्य का पुनरुत्थान युग कहा जाता है, राष्ट्रीय चेतना परक काव्य कहा जाता है। आधुनिक युग का आरंभ प्राय 1850 से माना जाता है, और इस युग में हिंदी में नई काव्य परंपराएं आई हैं, और सन 1857 ईस्वी से 1900 तक मानी जाती है। आधुनिक काल के कुछ पहले से ही भारत में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन फैल चुका था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने देशी रियासतों को भी अपने अधीन करना शुरू कर दिया। सन 1857 में भले ही राजनीतिक दृष्टि से ये क्रांति लाभप्रद नहीं रही, सफल नहीं हुई, किंतु देश में नव चेतना जागृत हो गई। अंग्रेज अच्छी तरह समझ गए कि अब यहाँ लोग जाग चुके हैं, और हमारे देश में जनशक्ति ने भी ये समझ लिया कि जब तक विदेशी शक्तियां हैं तब तक राष्ट्रीय जागरण तब तक रहेंगी, तो देश के लिए सबसे घातक होगा। दोनों ने समझ लिया था। अब इस तरह से जनता के मन में राष्ट्रीय जागरण की लहर जो व्याप्त होती वो
क्रमशः बलवती होती गई और इसे बल दिया किसने? विदेशी शासकों ने। जो उनकी जो नीति थी आर्थिक शोषण की, औद्योगिकीकरण की, पश्चिम शिक्षा पद्धति ने और जनता की दमन नीति, इन 4 चीजों ने जनता में आक्रोश को जो है एक पुष्टि दी, आक्रोश की भावना को बलवती बनाया। नई विचारधाराओं के प्रभाव से तदयुगीन जो साहित्य था वो भी फिर अछूता नहीं रहा। सांस्कृतिक और राजनीतिक उथल पुथल हो गई। इस समय साहित्यकारों के स्वर में राष्ट्रीयता की गूंज सुनाई थी। दास्ता की बेड़ियों से मातृभूमि को मुक्त कराने का जज्बा निरंतर बढ़ता गया। कलम के माध्यम से जोश और उत्साह भरा जाने लगा और आप देखो ये राष्ट्रीय चेतना दक्षिण में सुब्रमण्य भारती, पूर्व में बंकिम चंद्र, पश्चिम में इकबाल और उत्तर में बाल कृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर आदि ने अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जो है उसका स्वर जो है न केवल जागृत किया वरन उस चेतना को बलवती किया। इस अवधि में राष्ट्रीय भावना परक बाल कविताओं की संख्या बहुत अधिक है। इन कवियों ने भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता के गीत बड़ी निष्ठापूर्वक गाए हैं। राष्ट्रीय जागरण और किस रूप में आया? इस समय राष्ट्रीय जागरण को तीव्रता प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण महापुरुष कौन थे? राष्ट्रीय जागरण के ये अग्रदूत थे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने तत्कालीन जो कुरीतियां थी उसका नाश कर समाज में एक नई चेतना का संचार किया और राष्ट्र के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए उस समय महात्मा गांधी का आना और उनकी असहकारिता की नीति को उन्होंने आधार बनाया, उसका प्रभाव भी जनता पे पड़ा। भारतेंदु ने समकालीन साहित्यकारों को भी प्रेरित किया राष्ट्रीय चेतना की कविताएं लिखने के लिए और साहित्य लिखने के लिए। उनके समकालीन कवि थे, साहित्यकार थे बद्री नारायण चौधरी, उपाध्याय प्रेमघन, नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक आदि सभी ने राष्ट्रीय चेतना में अपने अपने ढंग से योगदान दिया। श्रीधर पाठक राष्ट्रीय चेतना के पहले कवि हैं। जय हिंद शब्द का नारा जो आज दिखाई देता है, ये जय हिंद का नारा श्रीधर जी का दिया हुआ था। ये एक राष्ट्रीय नारा बन गया और फिरंगी नाम भी उन्होंने दिया। उनका कहना था कि अंग्रेज श्वेत रंग के नहीं है, वो रंग बदलते हैं और इसलिए उन्होंने रंगरेज कहा। भारतेंदु काल के बाद हम द्विवेदी युग पे आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हम सब जानते हैं। उन्होंने साहित्य को ऐसा मोड़ दिया अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से कि उस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी रहा। उस युग में आजादी के आंदोलन का सूत्रपात सन 1915 में गांधी जी के हाथ में आ गया। गांधी जी ने भारत भ्रमण कर आंदोलन का स्वरूप निर्धारित किया। 1919 में पूरी तरह से सक्रिय हो गए गांधी जी। द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता और तीव्र हो गई। भारतेंदु युग में जिस राष्ट्रीयता का सूत्रपात हुआ था, बीज वपन हुआ था, द्विवेदी युग में उसने पूरा विकास को प्राप्त किया और इस युग के रचनाकारों में पूरी राष्ट्रीय कवियों की एक पीढ़ी तैयार हो गई, जिनमें प्रमुख नाम है श्रीधर पाठक, मैथिलीशरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जगन्नाथ रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे आदि आदि एक लंबी लिस्ट है। मैथिलीशरण गुप्त ने भारत भारती लिखी। भारत भारती किशोरों के लिए एक विशेष संदेश है। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं को मुखरित किया।
किस रूप में? मुखरित करके उसको राष्ट्रीय काव्य बना दिया। भारत भारती को राष्ट्रीय काव्य कहते हैं। भारतीय संस्कृति के उन्नाय कवि मैथिली शरण गुप्त ने जो है भारत भारती का गुणगान राष्ट्रीयता के उद्घोष के कारण भारतवासियों को विशेष रूप से किशोरों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार किया, उसकी प्रेरणा दी उन्होंने। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम की भावना का सतत उद्बोध मिलता है। द्विवेदी युग में राष्ट्रीय धारा क्रमशः सबल होती गई है। राष्ट्रीय आंदोलन व्यापक रूप ले रहा था। कवियों की वाणी स्वराष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, लोकहित की भावनाओं से ओतप्रोत हमें दिखाई देती है। देशवासियों में देश के प्रति स्वाभिमान का भाव जगा रही थी। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के संपोषक है और उन्हें राष्ट्रीयता भी वही चाहिए जो संस्कृति से पुष्ट हो। इस विषय में सत्येंद्र लिखते हैं, राष्ट्रीयता गुप्त जी का उद्देश्य है, पर संस्कृत शून्य राष्ट्रीयता उन्हें ग्राह्य नहीं है। उनकी राष्ट्रीयता से प्रभावित होकर के राष्ट्र कवि की उपाधि उन्हें दी। किसने दी? उनकी राष्ट्रीयता से प्रभावित होकर सन 1935 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया। गुप्त जी ने भी इस उपाधि की लाज रखी और निरंतर राष्ट्रीय चेतना को उद्बुद्ध किया। देवी प्रसाद इस युग के अगले प्रमुख कवि हैं। उन्होंने देख लिया था कि हमारे यहाँ कमी क्या है कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग होकर के विदेशी शक्तियों का मुकाबला करने में लगे। तो उन्होंने क्या किया? कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई हैं और सब मिल करके करेंगे। और तब इसी तरह से उन्होंने मिल करके अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विरोध किया। इसके बाद छायावाद आता है, हम उसको लेते हैं। छायावाद की जो राष्ट्रीय चेतना है वो विद्रोह के, विदेशी शासन के विद्रोह के रूप में है। स्वराज्य हमारा अधिकार है, लोकमान्य तिलक का ये नारा था। छायावादी कवियों को उन्मुक्त रूप से सोचने की प्रेरणा मिली इस नारे से। छायावाद के 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, देवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत है। जयशंकर प्रसाद ने छायावादी युग को जिसे कहना चाहिए कि प्रतिनिधि कवि के रूप में उभरे हैं और इन्होंने फ्रेंच के स्वतंत्रता आंदोलन में नए नए शिखर छुए। उन्होंने नाटक लिखे, कहानी और कविताओं के माध्यम से सब में जनजागरण भरा है। नाटक के विषय वस्तु उनके राष्ट्रीय स्फूर्तिदायक है। उनके पात्र चाणक्य, चंद्रगुप्त, अलका आदि देशभक्त चरित्रों द्वारा नाटककार ने राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना को दर्शाया है। उसमें जो गीत है, लहर का गीत है, और इधर ये उनके नाटक का गीत, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ पर नाच रही ऋषिका मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अपने देश के प्राकृतिक सौंदर्य, ये भी राष्ट्रीयता का ही एक रूप है। अपने देश की जो प्रकृति है उसकी सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया है। अरुण ये मधुमय देश हमारा, ये देश हमारा जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को, अनजान मैंने विदेश से आने वाले हर व्यक्ति को एक सहारा देता है। तो ये देश की, भारत देश की महिमा का वर्णन उन्होंने किया है। और इसी तरह से उनका जो दूसरा नाटक स्कंदगुप्त है, उसमें भी विदेशी हुनों से मुक्त कराना नाटककार का उद्देश्य है। इस नाटक में सांस्कृतिक उत्कर्ष, प्राकृतिक सुषमा द्वारा उन्होंने राष्ट्रभक्ति को ही दर्शाया है। फिर हम आते हैं प्रसाद के बाद, छायावाद के बाद हम लेते हैं स्वतंत्रता पूर्व युग, अब्बाल साहित्य ये हो गया स्वतंत्रता आंदोलन। और अब
हम लेते हैं बाल साहित्य को, तो जो बाल साहित्य का आरंभिक युग है, बाल साहित्य कब से लिखा जाना लगा, जो इसका आरंभिक युग है उसे हम कह सकते हैं स्वतंत्रता पूर्व और 1947 तक का जो समय है स्वतंत्रता से पूर्व का, वो बाल साहित्य का आरंभिक काल है। बच्चों के व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण की रचनाएं इसमें अधिक लिखी गई, इसीलिए उस समय जो होती शिक्षा प्रधान रचनाएं थी। बच्चों को चाहे वो कविता थी, चाहे वो कहानी थी, चाहे नाटक थी, चाहे जीवनियां थी, इस समय जो बड़ी बड़ी प्रतिभाएं प्रौढ़ साहित्य में थी, उन्होंने प्रौढ़ साहित्य के साथ ही बाल साहित्य भी लिखा। और उनमें जो प्रमुख है श्रीधर पाठक, हरिओत जी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठाकुर श्रीनाथ सिंह जी, रामनरेश त्रिपाठी आदि। इसी के साथ सोहनलाल द्विवेदी, जिनका बाल साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। सोहनलाल द्विवेदी स्वर्ण सहोदर, विद्याभूषण विभू आदि ने कविता के द्वारा देश प्रेम और परस्पर सौहार्द, एकता, स्वाभिमान की भावना को भरने का काम किया है। कविता के साथ कहानी विधा भी इन राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का माध्यम बनी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, सुभद्रा कुमारी चौहान, जहूर बख्श ने कहानी विधा द्वारा राष्ट्रीय चेतना के स्वर भरे। निराला ने बच्चों के लिए महापुरुषों की, भक्तों की जीवनियां लिखी। ध्रुव, प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप की प्रेरक जीवनियां लिख करके उन्होंने बाल साहित्य को समृद्ध किया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है बाल साहित्य में। देश प्रतंत्रता, स्वाभिमान की भावनाएं जागृत करने, राष्ट्र प्रेम जागृत करने के लिए उन्होंने कवियों को प्रेरित किया। मांग मांग करके, जिसे कहना चाहिए एक संपादक का गुण है कि वो लेखकों से अच्छी रचनाएं लिखवाए। और महावीर प्रसाद द्विवेदी सब रचनाओं को खुद संशोधित करते थे। मैथिली शरण गुप्त की एक बार रचना गई और उन्होंने उसमें इतना परिवर्तन कर दिया कि मैथिली शरण गुप्त पहचान नहीं पाए कि ये रचना उनकी है। तो इतना श्रम करते थे। ये एक संपादक का बहुत बड़ा गुण है, और प्रेरित करना और रचनाएं अपने अहम को छोड़कर कि मैं संपादक हूँ, लेखक छोटा है मुझसे और संपादक बड़ा है, ये भाव नहीं था जो कि आज के संपादकों में है। तो स्वयं मांगते थे। उन्होंने उस समय जो एक सरस्वती पत्रिका जो उनके संपादन में निकलती थी, एक पूरा अंक उन्होंने बाल विशेषांक निकाला। ये 1927 का अंक था, जिसका शीर्षक उन्होंने वीरांक दिया। उसमें वीर रस की, राष्ट्रीय चेतना की कविताएं, कहानियां, नाटक आदि रखे गए। इस समय अनेक पत्रिकाएं भी थी। बाल सखा, वानर, शिशु प्रकाश में आई राष्ट्र प्रेम की कविताएं प्रकाशित जिनमें होती रही हैं। द्विवेदी जी ने बाल कविता को पर्याप्त महत्व दिया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने बाल साहित्य को बढ़ावा दिया। कहा जा सकता है कि हिंदी बाल कविता के उन नायकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी एक है। बालकों में जोश, उत्साह भरकर वीर रस की जो उन्होंने कविताएं वीरांक में दी, वो बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय हुई। अब हम देखें तो मैं कहना चाहूंगी कि चाहे भारतेंदु युग हो, चाहे द्विवेदी युग हो, बाल साहित्य निर्माण में बड़े बड़े साहित्यकारों ने भाग लिया। स्वतंत्रता पूर्व इस समय कथाकारों ने भी बच्चों के लिए लिखा। इन्होंने बाल पत्रिकाओं के लिए लिखा। बाल सखा, बालक, विद्यार्थी, कुमार, शिशु और खिलौना आदि पत्रिकाएं बाल साहित्य जगत में लेखन में एक क्रांति उपस्थित कर रही थी।
इन सभी पत्रिकाओं का उद्देश्य बालक बालिकाओं के लिए ऐसी सामग्री प्रस्तुत करना था जो उनमें आत्म गौरव, जातीय स्वाभिमान, देश प्रेम आदि गुणों को भर सके। श्रीधर पाठक खड़ी बोली कविता के जन्मदाताओं में से हैं। वे बाल कविता के सर्वाधिक चर्चित हस्ताक्षरों में हैं। निरंकार देव सेवक ने उन्हें हिंदी बाल कविता का प्रथम कवि माना है। निरंकार देव सेवक, जिन्होंने बाल गीतों का साहित्य का इतिहास लिखा है और जिसे कहना चाहिए कि वो पहला इतिहास है बाल गीतों का और बाल कविता का, उसमें उन्होंने श्रीधर पाठक जी को प्रथम कवि माना है। श्रीधर ने बच्चों के लिए विभिन्न विषयों के साथ राष्ट्र प्रेम के गीत भी लिखे हैं। भारत गीत उनका ऐसा ही संकलन है जिसमें देश का गुणगान है। उनकी एक कविता देखिए, जय जय प्यारा जग से न्यारा, शोभित सारा देश हमारा। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने बाल विभव, बाल विलास, पद्य प्रसून, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा आदि शीर्षक से अनेक बाल काव्य संग्रह दिए हैं, जिनमें राष्ट्रीय चेतना की कविताएं हैं, गीत हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, जिनकी चर्चा पहले भी की है, राष्ट्रीय भावनाओं को काव्य में मुखरित करने वाले। भारत भारती, स्वदेश संगीत, हिंदू, मंगल घट आदि हैं उनकी रचनाएं। और हर रचना में, उनके हर काव्य में आपको राष्ट्रीय प्रेम की कहीं न कहीं कविताएं मिलेंगी। उनका एक बहुत प्रसिद्ध उनकी बाल कविता है, गोदी भरे हम लाल हैं, स्वागत सखे आओ सखे, हम तुम परस्पर बाल हैं, निज मातृभूमि स्वदेश के गोदी भरे हम लाल हैं। गुप्त जी ने कुछ रचनाएं बड़ों के लिए लिखी हैं और वही रचनाएं बच्चों के लिए भी हैं। यशोधरा का मंगलाचरण देखिए, राम तुम्हारे इसी धाम में रूप गुण लीला धाम, इसी देश में हमें जन्म दो, लो प्रणाम हे नीरज नाम। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक गौरव, स्वदेश गौरव और स्वदेश अनुराग की भावनाओं को प्रभावी ढंग से दर्शाती भारत भारती किशोरों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। गुप्त जी ने प्रतंत्र भारत की दुर्दशा को देखा था, उसे दूर करने का सुनहरा सपना न केवल खुद देखा वरन देश के किशोरों को भी दिखाया। भारत भारती में उन्होंने अतीत की गौरवमयी झांकी दिखाई है और पराधीनता की बेड़ियों में मुक्त करने की जो प्रेरणा है वो दी है। इस रचना ने देश के किशोरों युवाओं को राष्ट्रभक्ति से लबरेज कर दिया। 3 खंडों में लिखा ये प्रबोध काव्य है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। उन्होंने ही बताया, उन्होंने लिखा कि देश का गौरव गान करते हुए उन्होंने बताया कि शून्य हमारा दिया हुआ है, आर्यभट्ट हमारे थे। ये रचना नवयुगों में आत्म गौरव, साहस, सहिष्णुता, वीरता आदि भावों को भरती है। और वो लिखते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं भारत भारती की, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। एक तरह से प्रेरित किया है कि देश का अतीत गौरव क्या था और आज हम किस स्थिति में पहुंच गए हैं और हमें क्या करना चाहिए। गुप्त जी के ही समकालीन हुए हैं मनन द्विवेदी जयपुरी, इन्होंने भी बच्चों के लिए बहुत सुंदर कविताएं दी हैं। ग्रामीण जीवन को, हमारा देश जिसका अधिकांश भाग गांवों में बसता है, ग्रामीण जीवन की सुंदरता को, उसकी महिमा का वर्णन किया है। वो क्या लिखते हैं, इतनी सुंदर कविता, मातृभूमि के प्रति जो भाव है वैसे शायद ही किसी के हो। देखिए वो क्या कहते हैं, माता केवल बाल काल में निज अंकन में भरती है, माता केवल बाल काल में निज अंकन में भरती है, हम अशक्त जब तक रहते हैं पालन पोषण करती है, लेकिन मातृभूमि करती है लालन पालन सदा मृत्यु पर्यंत। ये बिल्कुल ठीक है। जो हम भारत को, अपनी माता को, पृथ्वी को जो हम माता कहते हैं, धरती को जो माता कहते हैं, उसका आप देखिए ना, माता
ने पोषण कुछ समय तक किया, लेकिन आज तक हमारा संपोषण अन्न के द्वारा, वस्त्र के द्वारा किसके माध्यम से हो रहा है? धरती माता के माध्यम से हो रहा है। तो मातृभूमि के गौरव की एक सुंदर कविता थी। कामता प्रसाद गुरु ने लिखा। रामधारी सिंह दिनकर तो राष्ट्रीय अस्मिता के, राष्ट्रीय चेतना के कवि है ही, राष्ट्रीय कवि हैं। बच्चों के लिए इन्होंने लिखी अलग संग्रह है इनके, किशोर उपयोगी अलग उसका। नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर नन्हा शीश नवाऊंगा, नन्हे हाथों पहनाऊंगा विजय मुकुट माँ के सिर पर। नन्हे हाथों पहनाऊंगा विजय मुकुट माँ के सिर पर। तो राष्ट्रीय भावधारा का ये प्रवाह हमें तत्कालीन बाल साहित्य में जो दिखाई देता है, वो सचमुच हमारा बाल साहित्य जिसे कहना चाहिए। मैं फिर उसी बात पे आती हूँ, जो कहते हैं कि बाल साहित्य है कहाँ रचा गया है ही नहीं। तो मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि वो ये रचनाएं पढ़ें। प्रेरक सुंदर रचनाएं हमारी धरोहर है। सोहनलाल द्विवेदी की वंदना देखिए, जहाँ बच्चे मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अभी पहले बात हो रही थी कि स्कूलों में जो है प्रार्थना गाई जाती थी। तो प्रार्थना जो है, हे भगवान दया निदान मुझको दो इतना वरदान, हे भगवान दया निदान मुझको दो इतना वरदान, चाहे सुख हो चाहे दुख हो रहे देश का हरदम ध्यान, चाहे सुख हो चाहे दुख हो रहे देश का हरदम ध्यान, तन मन वारूं जीवन वारूं भारत को हूँ बलिदान। अब ये इतनी सुंदर कविताएं हमारे पास हैं, और वो कहते हैं बाल साहित्य में कुछ है ही नहीं। कवि को इस बात का अभिमान है कि उसने उस देश में जन्म लिया है जहाँ रघुपति ने जन्म लिया है, जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, जहाँ गीता का ज्ञान मिला है। ये मातृभूमि उसकी है। क्या कहते हैं वो? जन्मे जहाँ रघुपति, जन्मी जहाँ की सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वो पितृभूमि मेरी। हिंदी के राष्ट्रीय बाल गीतों में झंडे पर भी बड़े गीत लिखे गए हैं। एक गीत देखिए सोहनलाल द्विवेदी जी का ही, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। इस तरह से उन्होंने, सोहनलाल द्विवेदी को हम आज भुला बैठे हैं। जितना उन्होंने दिया है उस ढंग से उनको हमने पहचान नहीं दी है। द्वारका प्रसाद महेश्वरी, कमाल की कविता है उनकी। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक। गुजराती के बाल साहित्यकार हुए गिज्जू भाई, जिन्होंने थोड़ा भी बाल साहित्य के बारे में जिन्हें जानकारी होगी समझ आएंगे कि गुजराती साहित्य में गिज्जू भाई ने बहुत लिखा। तो गिज्जू भाई में बच्चे अपनी माँ की छवि देखते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी मूछें रखी थी, तो बच्चे उन्हें मुछाली माँ कहते थे, मुछाली माँ। और कहते हैं कि जब उनका अंतिम समय शव यात्रा जा रही थी, तो उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार अंतिम समय में शव यात्रा के साथ जाते हुए ये गीत गाया गया, राम नाम सत्य है नहीं, ये गीत गाया गया द्वारका प्रसाद का, हम सब सुमन एक उपवन के। और इसी को दोहराते दोहराते लोग शमशान तक पहुंचे थे। ये है इस कविता की ताकत, ये है बाल साहित्य की ताकत। एक दूसरा राष्ट्रीय गीत देखिए जो प्रयाण गीत कहा जाएगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, साथ में ध्वजा रहे, दल बल बना रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। क्या बात है इन कविताओं में, आप पढ़िए। ऐसे प्रयाण गीत निश्चय ही बच्चों में उत्साह भरते हैं। एक भारत आत्मा नाम से प्रसिद्ध, जब मैथिली ये माखनलाल चतुर्वेदी पर भी एक व्याख्यान हुआ था, बहुत सुंदर व्याख्यान था। उन्होंने बड़े विस्तार से माखनलाल चतुर्वेदी के एक एक प्रसंग को, उनकी जेल यात्रा को, सबका उन्होंने वर्णन किया था कि उनका अधिकांश साहित्य जेल में ही लिखा गया। उनकी जो बहुत प्रसिद्ध कविता है, चाहा नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं, मुझे लगता है बचपन में सबने ये कविता पढ़ी है और आज भी ये कविता सबको स्मरण होगी। चाहा नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ भागे पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जामे वीर अनेक। ये भावना कि मुझे उस पद पर फेंक देना जिस पद पर मैं उनके चरणों की धूल लेना चाहूंगा। कहते हैं कि ये गीत उन्होंने बिलासपुर की जेल में 1922 में लिखा था और इस गीत की ताकत देखिए, 100 वर्ष बताया था उन्होंने। 100 वर्ष के बाद आज देश में जगह जगह इस गीत की शताब्दी मनाई जा रही है और सेमिनार हो रहे हैं। ये इस गीत की ताकत है। कविता शताब्दी बाद भी जन जन के हृदय में अगर बसी हुई है, स्थान स्थान पर इसकी शताब्दी मनाई जा रही है, तो आप इसकी ताकत देखो, इसकी कलात्मकता देखो। ये कविता क्लासिकल बन गई है। इस कविता की सर्वकालिकता के विषय में गिरीश पंकज के विचार मैं रखना चाहूंगी। ये कविता राष्ट्र की स्मृति कोश में ऐसी रच बस गई है कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, माखनलाल जी की इस कविता की उपादेयता बनी रहेगी। आज जब देश में अराजक शक्तियां सिर उठा रही हैं, देश विरोधी लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में राष्ट्र प्रेम कम होता जा रहा है, तब माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा का तो किसी मंत्र की तरह पुनर्पाठ होना चाहिए। तो ये थी कविताओं की बात। अब मैं थोड़ा सा कहानी विषय को लेती हूँ। कहानी हिंदी की जो बाल कहानी का प्रारंभिक युग है, वो भी 20वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 1947 तक का है। कहानियों की जरूरत को समझा गया। कहानी की जरूरत, बाल कहानी के उद्देश्य को समझा गया। उद्देश्य क्या था? वही जो कविता का उद्देश्य था, राष्ट्रीय चेतना जगाना। तो इन कहानीकारों में ये जो कहानियां हमें दी हैं, उनमें विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की एक छटपटाहट हमें दिखाई देती है। इस दौर में हिंदी बाल कहानियां लिखने वालों में प्रमुख कहानीकार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और बार बार कह रही हूँ कि कवि भी वही हैं, कहानीकार भी वही हैं, जिन्होंने प्रौढ़ साहित्य लिखा है और जिन्होंने बाल साहित्य लिखा है। तो इस दौर के प्रमुख कहानीकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, विद्याभूषण विभू, रामकृष्ण बेनीपुरी, राम नरेश त्रिपाठी, जहूर बख्श, स्वर्ण सहोदर। और आपको बताऊं, निराला जी ने भी बच्चों के लिए कहानियां लिखी हैं। किस शीर्षक से है उनकी कहानी? सीख भरी कहानियां। बाल साहित्य का उद्देश्य प्रमुख रूप से मनोरंजन माना जाता है, लेकिन उसमें उपदेश, जैसे कि मैथिली शरणगुप्त कहते हैं कि केवल न मनोरंजन का कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें निहित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो उपदेश तो होना चाहिए। हमारे यहाँ काफी बहस का मुद्दा है। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ मनोरंजन होना चाहिए, उसमें उपदेश नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मनोरंजन तो बच्चों का एक मदारी भी कर देता है, तमाशा भी कर देती है, लेकिन बच्चों को जो हमें सीख देनी है, जो हमें संस्कार देने हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से किसके माध्यम से देने हैं? साहित्य के माध्यम से देने हैं, एक अच्छी कविता के माध्यम से, एक अच्छी कहानी के माध्यम से देने हैं, जिससे बच्चा पढ़ करके स्वतः उसमें प्रस्फुरण हो, उसे बताना ना पड़े, उसमें एक ऐसा संदेश निहित हो जो बच्चा उसको अपने आप ही ग्रहण करे। तो ये कहानीकार हुए हैं। तो निराला जी ने जो कहानियां लिखी बच्चों के लिए, सीख भरी कहानियां, और उन्होंने जैसे हितोपदेश की है, जातक कथाएं, पंचतंत्र की हैं, जिनके अंत में लिखा होता है, एक सीख दी होती है कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो निराला जी ने भी लिखा अंत में कि ये शिक्षा मिलती है। तो भले ही लोग कहें कि ये इस तरह से नहीं देना चाहिए, लेकिन वो कहानियां बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय है। इसी तरह से राम नरेश त्रिपाठी जी ने बाल कथा कहानी पुस्तक के 10 खंडों में, मतलब आप सोच सकते हो कितनी उन्होंने बाल कहानी के माध्यम से बाल साहित्य को समृद्ध किया है। इस तरह से देश प्रेम, देश के लिए प्राण उत्सर्ग करने को प्रेरित करने वाली कथानक की कहानियां इस कालखंड में बच्चों के लिए लिखी गई हैं। भारतेंदु युग में अधिकांश रचनाकारों ने जिस बाल उपयोगी साहित्य की रचना की, उसका मुख्य लक्ष्य मूलतः शिक्षा परक था। अभी इसी पे मैंने बात की है। तो परिणाम क्या होता है कि शिक्षा परक होने पर
साहित्य में वो कलात्मकता नहीं आ पाती। तो कलात्मकता की दृष्टि से ये साहित्य में उतना महत्व नहीं है, क्योंकि उसमें उपदेश की प्रधानता है। लेकिन धीरे धीरे स्वतंत्रता के बाद जो हमारा साहित्य है उसमें उपदेश की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होती गई है और कलात्मकता की ओर हमारा साहित्य जो है बढ़ता गया है। और स्वतंत्रता पूर्व बाल साहित्य की जो कविता कहानी पर मैंने चर्चा की, अब मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगी उपन्यास पर। जितनी कविताएं लिखी गई, जितनी कहानियां लिखी गई, उसकी तुलना में उपन्यास सुविधा जो है वो उतनी समृद्ध नहीं हुई है। पर्याप्त उपन्यास नहीं लिखे गए। हिंदी उपन्यास ने मुंशी प्रेमचंद के हाथों इस विधा का जो गौरव प्राप्त किया है, प्रेमचंद जी ने बड़ों के लिए लिखे वैसा एक भी गोदान जैसा उपन्यास हमें दोबारा नहीं मिला है। जो क्लासिकल उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। इन उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में इस बात को महसूस किया कि उन्होंने बच्चों के लिए उपन्यास नहीं लिखे हैं, तो उन्होंने उपन्यास लिखा कुत्ते की कहानी। कुत्ते की कहानी कहने से, क्योंकि कहानी शब्द आ गया, कहने से इससे कुछ विद्वान आलोचकों ने कहानी मान लिया, लंबी कहानी मान लिया, जबकि ये कहानी नहीं है। इसे बाल साहित्यकार के जो हमारे बहुत वरिष्ठ साहित्यकार, विद्वान, आलोचक, इतिहास लेखक कहूं डॉक्टर देव सरे, उन्होंने इसे कहानी माना है, जबकि ये वास्तव में कहानी नहीं है। प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है। एक दूसरा उपन्यास लिखा था दुर्गा दास, वो एक ऐतिहासिक उपन्यास है, उसमें भी प्रचंड रूप से उन्होंने राष्ट्रीय प्रेम को उजागर किया है। तो ये जो इसकी कहानी है, कुत्ते की कहानी, देखिए ये परिभाषा जो प्रेमचंद की परिभाषा थी उपन्यास की, हम सब जानते हैं कि वो कहते थे कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। और ये उनकी परिभाषा उनके सभी उपन्यासों पर जो थी वो ठीक उभरती थी। और यही परिभाषा अगर हम कुत्ते की कहानी बाल उपन्यास पे लें तो भी इस पर भी ये सटीक बैठती है। बाल उपन्यास कुत्ते की कहानी प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें विचारक और चिंतक प्रेमचंद ने उस समस्या को छुआ है, उस समस्या को छुआ जो उस समय थी। कौन सी? स्वतंत्रता की समस्या, आजादी की समस्या, स्वतंत्रता की मांग, उसकी छटपटाहट से ये जुड़ा उपन्यास प्रेमचंद ने ऐसे लगता है पूरे मनोविज्ञान का अध्ययन किया है। स्वाधीनता की ललक वो बताना चाहते हैं कि हर प्राणी में होती है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो दूसरे प्राणी हो। उपन्यास का कथानक कुत्तों के जीवन के यथार्थ चित्रण से जुड़ा है, लेकिन परोक्ष रूप से वो मानव स्वभाव की ओर इंगित करता है। उपन्यास जीवन के स्तर से उठकर कला के स्तर पर चला गया है। ऐसी सुंदर बाल उपन्यास कृति हमें प्रेमचंद ने दी है, जिसके लिए बाल साहित्य उनका सदैव ऋणी रहेगा। इसकी कहानी देखिए क्या है। कल्लू की कहानी संवेदनात्मक विवलता को रेखांकित करती है। वह आजादी चाहता है। मैं बहुत संक्षेप में आपको बताती हूँ कि हम जो जीवन में देखते हैं, कहीं भी कुतिया 4 या 6 बच्चों को, पिलों को जन्म देती है, कुछ जीवित बच जाते हैं और कुछ नहीं। तो ये कहानी भी वही है। वो बच्चा 4 जो है उसमें उसके 2 भाई जो है जिसे कहना चाहिए कि कार दुर्घटना में और इस तरह से नहीं बचते। अब 2 रहते हैं। माँ जो है दोनों को प्यार करती है, कहीं से भी भोजन लाके उनका करती है, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते हैं और उसमें से एक भाई जो है वो किसी जिसे कहना चाहिए संपन्न, कोई उसको अडॉप्ट कर लेता है और एक ये बेचारा गरीब के साथ रहता है। तो यहाँ ये दिखाया है कि कुत्तों की प्रवृत्ति क्या है। कुत्तों की प्रवृत्ति भी मनुष्य की तरह है। वो जो भाई समृद्ध है उसका, वो उसके पास जाता है, वो
मास्टर जो उसका है, स्वामी जो है, वो उसको रोज मांस के गोश्त के टुकड़े देता है और ये उस भाई के पास जाता है ये सोच के कि शायद भाई उसको कुछ दे। तो वो जो भाई खा रहा होता है उसमें से एक टुकड़ा बचा लेता है, लेकिन वो उसे मार मार के बचा देता है। और प्रेमचंद लिखते हैं कि वो उसे नोच के खाने की कोशिश करता है। इतना दिखाया कि भाई भाई को भी नहीं दे सकते। इस शोषण की प्रवृत्ति को प्रेमचंद ने कुत्ते के माध्यम से दिखाया है। और फिर देखिए, सब दिन एक साथ सबके नहीं रहते, कल्लू के दिन भी बदलते हैं। इसका मुख्य पात्र जो है वो कल्लू है। कल्लू के दिन भी बदलते हैं और उसको कोई और इस तरह से अडॉप्ट जब कर लेता है और धीरे धीरे किसी ऐसे संपन्न व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जहां राशि ठाट बाट है लेकिन आजादी नहीं है। उसी पर वो आत्मकथात्मक रूप में कल्लू कहता है, क्या कहता है? कल्लू की कहानी संवेदनात्मक विमलता को रेखांकित करती है। वह आजादी चाहता है, परतंत्र जीवन का मान सम्मान उसे अच्छा नहीं लगता और आजादी की जगह कैद हो तो वह स्वाभिमानी कुत्ते को भी नहीं सुहाती। वह उससे मुक्त होना चाहता है। उपन्यासकार लिखते हैं, अंत अपने में बड़ा संदेश छिपाए है उनका अंत जो है। और तब से क्या कहता है कल्लू कि तब से मैं कई नुमाइशों में जा चुका हूँ, कई राजाओं का मेहमान बन चुका हूँ। सुना है मेरी कीमत भी 1 लाख से ऊपर हो गई है, मगर साहब मुझे किसी दाम पर भी अलग नहीं करता। मेरी खातिर दिन दिन ज्यादा होती जा रही है। ये अंग्रेज कोई है जो उसको अडॉप्ट करता है। तो मतलब जैसे हम अंग्रेजों के गुलामी में रह रहे हैं और कुत्ते का भी यही दिखाया कि वो अंग्रेज मास्टर की गुलामी, चाहे उसको भरपूर सुख मिल रहे हैं लेकिन वो उसे नहीं सुहाती। प्रेमचंद जी क्या कहते हैं अंत में? मेरी खातिर दिन दिन बढ़ती जा रही थी खातिरदारी मेरी। मुझे रोज शाम सवेरे 2 आदमी सैर कराने जाते हैं। नित्य मुझे स्नान कराया जाता है और बड़ा स्वादिष्ट और बलवर्धक भोजन दिया जाता है। नित्य मुझे अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी जाती हैं, लेकिन मैं अकेला कहीं जा नहीं सकता। मैं अकेला कहीं जा नहीं सकता, मगर अब ये मान सम्मान मुझे अखरने लगा है। ये बड़प्पन मेरे लिए कैद से कम नहीं, उस आजादी के लिए जो वो तड़पता रहता है। जब मैं चारों तरफ मस्त घुमा करता था, मैं उस आजादी के लिए तड़पता हूँ जब मैं चारों तरफ घुमा करता था। न जाने आदमी, देखिए क्या व्यंग्य है, न जाने आदमी साधु बनकर मुफ्त का माल कैसे उड़ाता है। मुझे तो सेवा करने में जो आनंद मिलता है वह सेवा पाने में नहीं मिलता, शतांश भी नहीं। ये प्रेमचंद ने अंत में कहा है। तो ये जो उपन्यास है, बाल उपन्यास, इसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने सब बच्चों के हृदय में स्वतंत्रता की वो ललक जगाई है। तो कलम सम्राट प्रेमचंद ने किस सहजता के साथ कहानी की संवेदना को पाठकों तक पहुंचाया है, वो निश्चय ही जो है बहुत ही सुंदर है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने आत्मकथात्मक शैली अपनाई है और बहुत ही सुंदर ढंग से पात्रों का चरित्र चित्रण किया है। तो ये थी कविता, कहानी और उपन्यास। समय सीमा को देखते हुए विषय बहुत है, लेकिन मैं थोड़ा सा सिर्फ नाम उल्लेख करूंगी। स्वतंत्रता की राष्ट्रीय चेतना जगाने में हमारी जो पत्रिकाओं ने जो योगदान दिया है, मैं उसके बारे में 5 मिनट में बात करके और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। समय सीमा देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगी, स्वतंत्रता से पूर्व की जो हमारी पत्रिकाएं हैं और जो स्वतंत्रता के बाद है, मैं बहुत संक्षेप के साथ इनको कहूंगी आपको। इस जो पत्रिकाएं लिखी गई है, भारतेंदु के समय से ही इन पत्रिकाओं का आरंभ हो गया था। स्वयं भारतेंदु जी ने भी पत्रिकाएं लिखी हैं और इसके बाद जो हमारी पत्रिकाएं आई हैं, इनके अतिरिक्त भारत मित्र पत्रिका आई जिसके प्रधान संपादक बाल मुकुंद थे। मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगी कि जो बड़ों के साहित्यकार थे, बड़ों के संपादक थे, वही बाल पत्रिकाएं भी निकाल रहे थे और वही उनका संपादन भी कर रहे थे। तो बाल मुकुंद गुप्त जी ने भारत मित्र पत्रिका निकाली और सन 1876 में भारतेंदु की प्रेरणा से काशी पत्रिका का प्रकाशन हुआ और इस तरह से बाल दर्पण की पत्रिका आई और फिर 1894 में खड़ग विलास प्रेस
देश की हर देश से पत्रिकाएं निकलती थी। बांकीपुर पटना से बाल विनोद, बाल उपयोगी पत्रिका प्रकाशित है। मैं कहना ये चाहूंगी कि इन सभी पत्रिकाओं ने बाल साहित्यकारों को मंच दिया, के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, हर विधा जो है वो पनपी है इन्हीं पत्रिकाओं के माध्यम से। फिर 1900 से 1920 तक के समय की बाल साहित्य और बाल पत्रिकाओं का द्वितीय सोपान मैं कहना चाहूंगी है। और इस समय छात्र हितैषी पत्रिका आई 1906 में अलीगढ़ से। बाबू शिवचरण लाल जी ने ये पत्रिका निकाली थी और 1900 में नाम उल्लेख करने सभी सीमा देखते हुए सन 1911 में मेरठ से बाल हितैषी पत्रिका आई और जिसका जो प्रकाशन है 5 वर्ष तक निरंतर चलता रहा, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से बंद हो गई। 1912 में नरसिंह मध्य प्रदेश से मॉनिटर पत्रिका निकली। ये पत्रिका भी मात्र 4 वर्ष तक। पत्रिकाएं कई बार दीर्घजीवी नहीं हो पाती, बहुत सारे कारण होते हैं। आर्थिक कारण उनमें से प्रमुख होता है। इसी वर्ष सुल्तान से हितकारी पत्रिका भी निकली और फिर सन 1914 बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका हिंदी प्रेस याद इलाहाबाद से विद्यार्थी से निकली। इसके संपादक थे रामजी लाल शर्मा। और फिर इनके बाद मालवा से मनोरंजन पत्रिका निकली। मालवा से मनोरंजन पत्रिका निकली और फिर 1915 में इलाहाबाद से शिशु मासिक सचित्र पत्रिका निकली, जिसे बच्चे बहुत ही प्रेम से पढ़ते थे। और स्वतंत्रता पूर्व इन पत्रिकाओं में 1916 में एक और हेयर स्कूल की विद्यार्थियों के लिए पत्रिका निकली। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के आसपास द्विवेदी जी की प्रेरणा से इंडियन प्रेस इलाहाबाद ने बाल सखा पत्रिका निकाली और इस पत्रिका का आरंभ हुआ जब संपादक बद्री नारायण भट्ट थे और धीरे धीरे संपादक बदलते गए। फिर लली प्रसाद पांडे ने अनेक वर्षों तक संपादक इस पत्रिका का संभाला। निश्चय ही इस पत्रिका ने बच्चों का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन दोनों किया। इस पत्रिका ने मैथिली शरण गुप्त कौन से कवि दिए देखिए, इस पत्रिका ने मैथिली शरण गुप्त, कांतरा प्रसाद गुरु, सुखराम चौबे, गुणाकर, बहुत लंबी लिस्ट है जो हमें कवि दिए। और इसी तरह से बाल साहित्य के सृजन को प्रोत्साहन देने वाली अनेक पत्रिकाओं ने स्वतंत्रता से पूर्व जो है हमें योगदान दिया। बालिकाओं के लिए अलग पत्रिका निकली डेली शीर्षक से, ये भी इंडियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग से निकली थी। 1927 में इलाहाबाद से खिलौना पत्रिका आई, ये भी बहुत बच्चों में लोकप्रिय पत्रिका थी। 1927 में मैं इसका वर्णन पहले कर चुकी हूँ कि सरस्वती पत्रिका के वीरांक रूप में ये पत्रिका आई, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निकाला था। द्विवेदी जी ने अपनी पत्रिका के माध्यम से अनेक बड़े लेखकों को नन्हे मुन्नों के लिए लिखने के लिए उकसाया। रविंद्रनाथ टैगोर और बांग्ला में ये मानते हैं कि जिन्होंने बच्चों के लिए नहीं लिखा वो बड़ा साहित्यकार ही नहीं है। इसलिए आप देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की कितनी कहानियां हैं जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी है। अनेक उनके संदेश हैं जिन्होंने उन्होंने बाल कविताएं लिखी। लेकिन हमारे यहाँ जो है ये कुछ एक मनोग्रंथि कहूंगी मैं कि वो बाल साहित्य को हेय दृष्टि से देखते हैं। वो उसको वो जो उसका स्थान है सिर्फ बाल साहित्य को ही नहीं, बाल साहित्यकारों को भी दोयम दर्जे का समझते हैं। आप उसको देखो इस रूप में कितने भी पुरस्कार थे, अभी भी है। ऐसे तो हुआ है संशोधन कि जैसे अगर बड़ों का सम्मान पुरस्कार 2 लाख का होता था, यही मैं बाल साहित्य की ही बात कर रही हूँ जो लखनऊ उत्तर प्रदेश है, ये 50,000 का होता था और दूसरा 2 लाख का होता था। तो लोगों ने बार बार इसमें कहा और जब ये पुरस्कार शलभ को मिला 50,000 का, तो उस समय मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि अब अगले वर्ष से हम इसको बराबर कर देंगे। तो शलभ जी ने कहा कि कब से करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप किसी वर्ष से करते हैं। तो जाकर के प्रयास करने से वो हुआ करना। आप ये देखो कि जैसे होता है ना बच्चों को लालीपाप पकड़ा दिया जाता है, वो क्यों ये इस तरह से अभी भी बड़े बड़े पुरस्कारों में ये जो जिसे कहना चाहिए कि ये विरोधाभास दिखाई देता है, उनको ये दृष्टि से देखा जाता है। तो इन पत्रिकाओं को बाल स्वरूप राही के अनुसार द्विवेदी जी ने अपनी पत्रिका के माध्यम से अनेक बड़े लेखकों को, नन्हे मुन्नों को मंच दिया और उकसाया लिखने के लिए। बालकों के लिए वीरता से बढ़कर क्या साधन है।
जब हमारी जाति निर्बल और क्षीण होती जा रही थी, उस समय बालकों में वीरता की शिक्षा देना सबसे बड़ा काम था। और ये काम किया किसने? महाप्रसाद द्विवेदी ने। इसी तरह और भी पत्रिकाओं की लंबी लिस्ट है। चमचम 1930 में की 1932 में प्रतापगढ़ से निकली, 1933 में बाल विनोद। तो मैं ये गिनती जाऊंगी, वो आपको भी याद भी नहीं रहेंगी। बहुत एक लंबी लिस्ट है, बहुत सुंदर पत्रिकाएं हैं। तो इन पत्रिकाओं के माध्यम से बाल साहित्य समृद्ध हुआ है और अभी भी हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये पत्रिकाएं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बाल साहित्य को क्योंकि महत्व नहीं दिया जाता, इसीलिए बाल पत्रिका को भी नहीं। मैं उसकी बात छोड़ो, हमारे देश में बच्चों को भी वो महत्व नहीं दिया जाता जो उनको मिलना चाहिए। बाल अधिकार देख लीजिए उनके। तो जो बच्चों के लिए इतनी सुंदर पत्रिकाएं आती थी, देखिए नंदन बंद हो गई। बहुत पहले बाल भारती बंद होने के कगार में थी, लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम इस पत्रिका को बंद नहीं करेंगे, भी उसमें तो वो पत्रिका चल रही है, आज तक चल रही है। बहुत पत्रिकाएं जा रही है। बाल हंस एक अच्छी पत्रिका थी, वो बंद हो गई है। और अभी जो बाल विमर्श की अभी बात हो रही थी, तो बाल विमर्श की पत्रिका बाल वाटिका जो घर चला रहे थे, वो कोरोना पीरियड कह लीजिए या कुछ कह लीजिए बंद हो गई थी, अब दोबारा से शुरू हुई है। तो मैं कहना चाहूंगी कि हम सबको बाल बच्चों को भी सम्मान देना है और बाल साहित्य को भी सम्मान देना है, बाल पत्रिकाओं को भी सम्मान देना है। तो अगर हम सम्मान देंगे तो वो निश्चय ही, हालांकि मैं मानती हूँ कि आज वो मुख्य धारा के साथ जुड़ गया है, उसके साथ खड़ा है। आज वो स्थान पर नहीं है जिस स्थान पर है। भले ये अपनी दृष्टि है, आपको लग सकता है कि भी वो साहित्य महान नहीं है, बाल साहित्य के समकक्षी नहीं खड़ा होता, सम्मान नहीं करना, लेकिन किसी के मानने न मानने से कुछ नहीं होता। बाल साहित्य आज समृद्ध है, समृद्ध हो रहा है और उसका श्रेय सारे बाल साहित्यकारों। मैं धन्यवाद करती हूँ। अगर मैंने समय ज्यादा ले लिया हो, मेरी प्रयास यही रहा कि समय सीमा भीतर वो करूँ। लिखा बहुत कुछ हुआ था मैंने, लेकिन मैंने इन 4 विधाओं को लिया है। और मैं एक बार फिर से तहे दिल से नंदन जी का जो है आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे नहीं बाल साहित्य को सम्मान दिया। ये व्याख्यान रख के उन्होंने बाल साहित्य को एक पहचान दी है। मैं उनके लिए मतलब जिसे कहना चाहिए कि जितना भी आभार प्रकट करूं वो कम है। और आप सबने मुझे बड़े धीरज के साथ सुना, ये इसके लिए भी मैं आपकी से आभारी हूँ। और मैं चाहूंगी कि ये व्याख्यान माला निरंतर चलती रहे। बहुत बहुत ज्ञानवर्धन हुआ है पिछले, हमारे बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं है। हम खूब मंडूक है, कुएं में रहते, हमें नहीं पता क्या क्या हो रहा है और क्या क्या है। जिस दिन दीक्षित जी का वो था स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जो एक बारीक चीज उन्होंने बताई, या माखनलाल चतुर्वेदी जी का था, या आगे का मुझे नाम नहीं याद है साहित्यकारों के विद्वानों के, लेकिन आगे जी पर जो था तो एक देखिए मैं ये मान के चलती हूँ जैसे एक चित्र की शीशी है, माली ने कई उद्यानों से कई पुष्पों को एकत्र करके उसका चित्र निकाला है। यहाँ जो व्याख्यान होता है या जो एक टीचर एक लेक्चरर जो क्लास में एक व्याख्यान देता है वो सचमुच चित्र होता है, उसमें कितना अनुभव पड़ा होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी और मैं शुभकामना वो मंगल कामना करती हूँ कि ये व्याख्यान माला जिस उद्देश्य को आप लेकर के चले हैं वो निरंतर चलती रहे। भले ही 1 महीने बाद आए लेकिन आनी चाहिए, इसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। एक बार फिर से संयोजन मंडल की, प्रचार प्रसार मंडल की के नाम भी पता है। विदिता जी बैठी हैं सामने, मुस्कुरा रही हैं। बैठे थे तो प्रदीप जी हैं, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, ज्यादा मतलब वो नहीं, पर फिर भी मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत मैम, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच आई
और मुझे अपना बचपन याद आ गया। चंपक, लोटपोट, चंदा मामा, छोटू पतलू, जो भी इससे इतर जो भी बाल साहित्य हमने पढ़ा या हमने प्रार्थनाएं गाई, तो मुझे लगता है मेरा बचपन आपने आज थोड़ा मुझे फ्लैशबैक में याद दिला दिया। बहुत ही हमारा सौभाग्य है, हमारी संस्था का सौभाग्य है कि आपके इतने सुंदर व्याख्यान को हम लोगों ने सुना। बाल साहित्य पे इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें पता चली, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही आपने सही बताया कि पत्र पत्रिकाओं का या जो बाल साहित्य की उपेक्षा है उसको हम दूर करके बाल साहित्य को जरूर हम लिखें और बच्चों तक पहुंचाएं, और उनकी समस्याओं पर जो आज एक नई नई तरह की जिंदगी बच्चे जी रहे हैं, तो उस पर भी बातचीत होनी चाहिए, कुछ बहस। मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहती हूँ बाल साहित्य की उपेक्षा का, कि देखिए जो देश की दूसरे विश्वविद्यालय हैं वहां पर बाल साहित्य पर रिसर्च हो रही है, एमफिल भी हो रही है, और वो भी हो रहे हैं, पीएचडी भी हो रही है। खुद मेरे ही साहित्य पर 3 एमफिल हुए हैं, 2 पीएचडी हुए हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाल साहित्य पर एक शायद अनिल का था, उसका बाल नाटकों पर, शायद एक आध कोई और हो, तो बाल साहित्य को बच्चे नहीं किया था बाल साहित्य पर है। अवधेश ने भी किया था बाल साहित्य, हाँ वही बहुत कम हुआ है, तो बच्चे नहीं लेना चाहते बाल साहित्य, या शायद वो उपयोगिता की दृष्टि से देखते हैं कि कॉलेजों में सिलेबस में नहीं है तो हम बाल साहित्य पर लेकर क्या करेंगे, है ना। अब मैं बताना चाहूंगी कि मैंने बात की भी थी, अधूरी की थी, कि ये जो वर्धा यूनिवर्सिटी है वहां पर एमए के सिलेबस में एक पेपर के रूप में बाल साहित्य लगा है, और उसमें 12 जो संदर्भ ग्रंथ लिए गए हैं, उसमें मेरी एक पुस्तक हिंदी बाल साहित्य विमर्श जो भीलवाड़ा से 210 में प्रकाशित हुई थी, उसको रखा गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जहाँ एमए के स्तर पर वो हो रहा है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस मंच से कहना चाहूंगी टंडन जी को भी कि इस बाल साहित्य पर आप शोध करवाएं। बाल साहित्य पर अगर सिलेबस में काफी साल पहले की बात, जब मैं एमए की क्लास लेती थी, तो एमए के कोर्स की सिलेबस कमेटी थी, नामवर सिंह जी थे, तो उस कमेटी में मैं भी थी। तो तय हुआ कि ये हटा दो, ये रखो, ये हटा दो, ये रखो, जो भी हुआ। तो उसमें मैंने उनसे कहा कि आप बाल साहित्य को भी एक विधा के रूप में क्यों नहीं रखते। तो उसमें मैं नाम नहीं लूंगी, उस समय एक विद्वान जो जिसे कहना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में क्लास लेते थे, यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि बाल साहित्य में क्या लिखा गया है, कौन सा उपन्यास लिखा गया है, कौन सी कहानी। मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ, क्योंकि भरी सभा में वो बैठे हैं, तो मैंने कहा, सिर्फ उनको इतना कहा कि काश आप थोड़ा सा पढ़ते कि बाल साहित्य में क्या लिखा गया है क्या नहीं। उन्होंने तो सीधा कहा कि बाल साहित्य में लिखा क्या, मेरे को एक भी उपन्यास बता दो जो लिखा गया हो। तो क्या बाल साहित्य उपन्यास है ना। तो खैर नहीं रखा गया, जो भी कारण रहा हो। और यही नामवर सिंह जी इस समय नहीं है, मुझे क्षमा करें। बाल भवन में बाल साहित्य की हर वर्ष गोष्ठी हुआ करती थी, और उसमें एक मंच पर मैं भी वक्ता के रूप में थी, और ये नामवर सिंह जी उस समय अध्यक्ष थे। तो उन्होंने मधु पंत जो थी वो बाल भवन की निदेशक थी, और उन्हीं के सुपरविजन में ये हर वर्ष होता था। तो उन्होंने बाल साहित्य की इतनी तारीफ की कि जैसे बाल साहित्य, और उसी से प्रेरित होकर के मैंने उस मीटिंग में कह दिया था कि सर बाल साहित्य की विधा भी रखो। लेकिन लगता है मैम का मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो रही है। नहीं चार्जिंग है, मैं आ रही हूँ आपके साथ। आइए हम हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ जी तो आ रही हूँ मैं। हाँ जी, तो मैंने उसी से ही प्रेरित होकर कह दिया था कि भाई इतना बोले हैं मंच पर बाल साहित्य का ये होना चाहिए, बाल साहित्य पे ये होना चाहिए, तो मैंने उसी से प्रेरित होकर कह दिया। लेकिन मैंने देखा कि उन व्यक्ति के लिए उस मंच पर कुछ और बोलना है, इस मंच पर और बोलना है, इस मंच पर और बोलना है, तो क्या कहते, क्योंकि वो अध्यक्ष थे सिलेबस कमेटी के, तो अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ।
बाल साहित्य का, कोई विधा नहीं ली गई। तो मेरा कहने का मतलब ये, किसी को तो आगे आना पड़ेगा, कोई तो एक ऐसा आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसा बन करके, जो बाल साहित्य को एक महत्व देगा। मैं कैसे आ गई बाल साहित्य पर? मैं भी बड़ों को ही पढ़ा रही थी, यूनिवर्सिटी ही पढ़ा रही थी, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ दोनों में अंतर लगा ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी इस मंच से कि जो पढ़ाने वाले हैं, आप अपने बच्चों को एनकरेज करो। बाल साहित्य पे बहुत है, बहुत लिखा जा रहा है, बहुत लिखा जा रहा है, और इस पर शोध कराएं और सिलेबस में भी इसे दें। तो फिर से मैं आभार प्रकट करती हूँ, और मुझे कहने में अगर कहीं मैंने कुछ अनावश्यक कहा हो या किसी के लिए कुछ गलत वो कहा हो, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नहीं मैम, आप ऐसी बात ना करें।